नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कहते हैं हर बड़े सफर की शुरुआत छोटे कदम से होती है। अगर चुनावी जंग की बात करें तो इसे जीतने की शुरुआत बूथ से होती है। जो पार्टी बूथ विजय में कामयाब होती है वही मुकाबले में बाजी मारती है। मौजूदा राजनीति में भाजपा को इस मामले में सबसे आगे माना जाता है, इसलिए मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव खास एहतियात बरत रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने मैनपुरी के अपने गढ़ में हर बूथ के लिए बड़ी योजना तैयार की है। इसके फॉर्मूले को समझाने खुद अखिलेश यादव मैनपुरी में जनता के बीच उतर चुके हैं। आज करहल में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बढ़त बनाने का मंत्र दिया। अखिलेश ने अपने समर्थकों को समझाया कि विधानसभा चुनाव में आखिर सपा किस तरह से नाकाम हुई। पार्टी अध्यक्ष की माने तो मजबूत बूथों पर सपा उतनी मेहनत नहीं कर पाई जितनी करनी चाहिए थी। अखिलेश के मुताबिक हर मजबूत बूथ पर सपा के कार्यकर्ताओं और नेता सिर्फ 2% वोट बढ़ाने में कामयाब हुए तो राज्य में सपा की सरकार बन चुकी होगी। इस मलाल को जाहिर करने के साथ ही अखिलेश ने अपने समर्थकों को चुनावी मैदान में गोटी लाल करने का मंत्र दिया। जब अखिलेश यादव करहल में ऐसा कर रहे थे तब उनके बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य भी बैठे थे, जिन्होंने अखिलेश के बाद दिए गए अपने भाषण में नए विवाद को न्योता दे दिया। उन्होंने भाजपा को कोसते कोसते एक ऐसा बयान दे दिया तो नए विवाद का सबब बन गया। यह बयान भगवान राम से जुड़ा है। इस बयान को भाजपा ने लपक लिया है तो अयोध्या के साधु संत भड़क गए हैं। इस नए विवाद का मैनपुरी की चुनावी जंग पर क्या असर हो सकता है, आज मैं आपको यह सब बताऊंगा। इसके साथ ही करूंगा यूपी उपचुनाव के हर खास पहलू का पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चुनावी मैदान का मौसम हर घंटे बदलता रहता है। जनता के मिजाज का सटीक अनुमान लगाना किसी सियासी दल के लिए आसान नहीं। यही वजह है कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा की तरफ से एक तरफ जीत के ताबड़तोड़ दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हर विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दोनों ही पक्षों के रणनीतिकार आखिरी दांव चलने में लगे हैं। अखिलेश ने आज यहां कई बार मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। मैनपुरी के मैदान में अखिलेश की मुलायम शपथ। इसलिए ये चुनाव जिन परिस्थिति में होने जा रहा है वो सबको पता है। इसलिए जहां नेताजी जो रास्ता दिखा के गए हमको, उस रास्ते पर चल करके हम लोगों को मिल करके समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करना। आजमगढ़ के नतीजे की दुहाई जनता के पाले में गेंद। लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहां की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। डिंपल के लिए महाविजय की भविष्यवाणी। यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा, सीधा सीधा संबंध रहा, लोगों से जुड़े रहे हैं और कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहां से यहाँ के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है, इसलिए यहां के लोग हरी सभा में याद आए शिवपाल,
कहा मिलकर ले लिया आशीर्वाद। और जो थोड़ी बात चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मिलने लिया। कार्यकर्ताओं में लगवाई रेस, जीत के लिए रिकॉर्ड का वास्ता। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा वोट सकता है। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। राम गोपाल की हुंकार, शुरू हो गई 24 की आर पार। कभी कोई दूसरा व्यक्ति जीता ही नहीं। समाजवादी पार्टी जब से बनी तब से समाजवादी पार्टी का, और नहीं बनी थी तो जो हमारी जो मूल पार्टी थी पहले की, उससे हुए सारे के सारे एमपी यहाँ कोई दूसरा। अखिलेश की बूथ ट्रेनिंग, मैनपुरी का वोट काउंटर प्लान, बात तो चुभेगी। सपा अध्यक्ष की नजर इस वक्त एक एक वोट के जुगाड़ पर है। मैनपुरी की हर सभा में वो मुलायम सिंह यादव का नाम ले रहे हैं। अखिलेश ने आज करहल में कहा कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी और नेताजी का दशकों का रिश्ता है और यहां के लोगों ने ही नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया। सपा के मुखिया अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर वो जनता के बीच डटे रहे और मजबूती से बूथ स्तर पर काम किया तो महाविजय तय है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भाजपा की कोई साजिश यहां कामयाब नहीं होगी। तो उधर भाजपा ने सपा अध्यक्ष पर तीखा पलटवार किया। जिस करहल से अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा पहुंचे, उसी करहल से सपा अध्यक्ष ने पत्नी डिंपल यादव को जिताने के लिए बूथ मैनेजमेंट का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं वो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है। अखिलेश के साथ मंच पर चाचा शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही पार्टी के कई नेता मौजूद थे। सपा अध्यक्ष ने मंच से बार बार कहा कि ये चुनाव बिल्कुल अलग है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की दुहाई देते हुए कहा कि नेताजी ने जिस संघर्ष की इस धरती से शुरुआत की है उसे हमें वोट के माध्यम से आगे बढ़ाना है। जहां नेताजी जनता के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे, वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष नेताजी ने जनता का और जमीन पर रहकर के किया है, उस संघर्ष को और मजबूत बना करके हमें वोट के माध्यम से ऐसे खाते जीतना है। अखिलेश यादव मैनपुरी में पूरी तरह जमीन पर उतर चुके हैं। करहल में डिंपल यादव के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से सीधी बात की, उन्हें समझाया कि ये चुनाव कितना खास है। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बूथ पर तैयारी करके एक एक वोट सपा के पक्ष में डलवाएं। विधानसभा में अगर लोग मन बना लें तो मुझे लगता है कि कोई बूथ ऐसा नहीं जो हम लोग पीछे छूट जाए। कि अगर हम लोगों ने अपने बूथों पर 2% या 3% वोट बढ़ा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में समाज और ये 2-3% वो मैं सब बूथों के लिए नहीं कह रहा हूं।
अखिलेश ने भाजपा सरकार पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम जीत रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमें हरा दिया गया। सपा अध्यक्ष ने बार बार दोहराया कि इस साल हम लोगों ने सरकार खो दी, जबकि हम जीत रहे थे, इसलिए अब जमीन पर ज्यादा सावधानी से नजर रखनी है। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। अखिलेश के इस हमले पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। आप उनकी गतिविधि देखोगे जिस प्रकार से, उससे लगता है अखिलेश जी भयभीत हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, डिम्पल यादव चुनाव हार रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार वो कहीं भी उनके स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल जी का नाम नहीं था, अब के शिवपाल जी का मान मनोबल कर रहे हैं। पिछली बार कहीं भी वो बाई इलेक्शनों में पार्टी कहती थी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई इलेक्शन में प्रचार करने नहीं आएंगे, अब के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे। तो सपा एक समाप्तवादी पार्टी बन गई है। सपा का भविष्य अब आम जनता की आवाज़ है कि अब समाप्त हो गया है, और इसलिए भाजपा के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य, जो वहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी उपचुनाव में भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है, कमल खिलना सुनिश्चित है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा के बीच खिंच रही ये जुबानी तलवारें बताने को काफी हैं कि हर दिन वहां का घमासान अब तूफानी रुख इख्तियार करने वाला है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से अर्पित चतुर्वेदी के साथ नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनकी ड्यूटी अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछड़े वोटर को साधने के लिए लगाई है। आज जब समाजवादी पार्टी ने करहल में बूथ सम्मेलन आयोजित किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उनका एक बयान भाजपा के नेताओं को चुभ रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने भगवान राम और पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने मैनपुरी के उपचुनाव में एक नई जंग शुरू कर दी है। जब किसी तालाब में किसी मछुआरा जाता है मछली मारने के लिए, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए उस कटिया में छोटी मछली को फंसा देता है। तो जिसको कैंडिडेट उतारा है, ये मात्र साक्य समाज को फंसाने के लिए उतारा है। साक्य समाज बचे रहना, वो कटिया में छोटी मछली आई है कैंडिडेट के रूप में, वो साक्य समाज को गुमराह करने के लिए आया, साक्य समाज को बांटने के लिए आया, साक्य समाज में शेरमारी के लिए आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे तो मैनपुरी में शाक्य वोटर को साधने पहुंचे थे, लेकिन 30 मिनट के भाषण में उनका 30 सेकंड का एक बयान बड़ी लकीर खींच गया। भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका प्रत्यान करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर राम के नाम की राजनीति का आरोप लगा रहे थे। हालांकि ये आरोप कोई नया नहीं है, लेकिन जोश जोश में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो बेहद चुभने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं, नारा देते हैं मोदी जी आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उसके बलराम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते, राम को भी राम का भी सौदा कर लेते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी ताकत लगा रही है। घर घर गली गली वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सपा को ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि राम के नाम पर विवादित बयान आते ही भाजपा हमलावर हो जाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मांगने को कहा है। ये बहुत आपत्तिजनक है और स्वामी प्रसाद जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए।
और निश्चित रूप से उस बयान के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं उनके इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। राम के नाम की राजनीति उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से हो रही है और जब भी श्री राम का जिक्र होता है भाजपा सबसे आगे दिखती है। अब स्वामी के बयान पर मैनपुरी की सियासत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो भाजपा में थे तो स्वयं राम राम करते थे, और उसके बाद में ये राम क्या है? राम तो हमारी आस्था का प्रतीक है, राम हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। तो इनकी हैसियत है कभी ये किसी अन्य संप्रदाय के किसी प्रतीक के लिए इस प्रकार की बात कर दें? इनकी हिम्मत नहीं है, अब तक तो इनका सर काट लिया जाता। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे को भाजपा अच्छी तरह से भुनाएगी। आने वाले कई दिनों तक स्वामी के इस बयान का जिक्र होगा। एक तरह से कहा जाए तो भाजपा को बैठे बिठाए राम का मुद्दा मिल गया है। देखिए, लगातार सपा हार से निराश होती जा रही है और अब शब्दों का प्रयोग कर रही है। अभी तक उनके प्रवक्ता ही इस तरह की बात कर रहे थे, अब नेता भी मंच पर सार्वजनिक, वहाँ अखिलेश यादव जी भी मौजूद थे, राम गोपाल जी मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में किया। क्या राम को यही लाए हैं? क्या मोदी ने राम को पैदा किया? मुझे लगता है इस तरह के असम्मानजनक तरीके से भगवान राम का नाम लेना, मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन भी है और न्यायाधीश भी है। स्वामी ने अखिलेश के विधानसभा क्षेत्र करहल में ये विवादित बयान दिया और इस बयान की गूंज सिर्फ लखनऊ तक नहीं बल्कि अयोध्या तक हो रही है। साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भाजपा में रहे हैं और जिस रूप में रहे हैं वह उनको पता है। इसको छोड़ करके सपा में चले गए हैं। अब उनकी जो भाषा है वह पहले अनुकूल रही, अब विपरीत हो गई है, प्रतिकूल हो गई है। देखिए, जिन जिन लोगों का राजनीतिक करियर समाप्त होता जा रहा है उन लोगों के पास अब कोई काम तो बचा नहीं। अब वह लोग क्या कर रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं पर अनावश्यक अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। कभी कभी किसी नेता का एक बयान पूरे चुनाव की धुरी बदल देता है और वही बयान बाद में पछतावे की वजह भी बनता है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव में स्वामी का ये बयान भी उन्हीं बयानों की तरह भारी पड़ेगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी के चुनाव प्रचार के मैदान में चाचा शिवपाल आज नजर नहीं आए, तो वहीं रामगोपाल यादव ने चुनावी सभाओं में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैनपुरी नेताजी की है और यहां से डिंपल यादव की बड़ी जीत होगी। रामगोपाल ने कहा कि इस बार भाजपा ने यहां से सबसे कमजोर उम्मीदवार दिया है। सपा महासचिव ने कार्यकर्ताओं से बार बार कहा कि जसवंत नगर और करहल में बड़ी बढ़त बनाने में पीछे नहीं रहना है। जिस तरह अखिलेश और रामगोपाल यादव सपा के सबसे मजबूत गढ़ में बड़ी लीड बनाने पर फोकस कर रहे हैं, वो एक खास रणनीति की तरफ इशारा दे रहा है। अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक इस वक्त मैनपुरी की हर सभा में कार्यकर्ताओं से एक अपील बार बार दोहरा रहे हैं और वो है जसवंत नगर और करहल में पुरानी बढ़त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देना। असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कौन ज्यादा वोट। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। कुछ नहीं है, चुनाव है, मुकाबला आपका और जसवंत नगर का कि कौन ज्यादा वोट से जीते। जसवंत नगर वालों ने कल चैलेंज किया है, हम देखते हैं करहल वालों को भी बहुत पीछे कर देंगे। पीछे पहले भी आता नहीं, पीछे पहले भी अखिलेश जी 70,000 से जीते थे, जसवंत नगर 90,000 से जीते। दरअसल भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैनपुरी में सपा अपने पुराने फॉर्मूले पर काम कर रही है। वो यादव वोटरों को पूरी तरह अपने साथ जोड़े रखकर बाकी पिछड़े वर्ग और दूसरी जातियों और समुदाय के वोट हासिल करने पर फोकस कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का जोर इस बात पर है कि सिर्फ करहल और जसवंत नगर से इतने वोट मिल जाएं जिससे डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित हो जाए। बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों किशनी, मैनपुरी सदर और भोगांव के नतीजे भी अपने पक्ष में करने के लिए सपा ने पूरी ताकत लगा दी है।
बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो लगातार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद कर रहे हैं, संगठन स्तर पर तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जाए माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने यहां चक्रव्यूह रच दिया है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हर बूथ पर 21 लोगों की टीम बीजेपी ने गठित की है। सपा की रणनीति को समझने के लिए इसी साल मार्च में आए विधानसभा चुनाव के नतीजे को समझना जरूरी है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ये करहल, जसवंत नगर, किशनी, भोगांव और मैनपुरी सदर हैं। विधानसभा चुनाव में करहल से अखिलेश भाजपा प्रत्याशी से करीब 68,000 वोटों के अंतर से जीते थे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव भाजपा प्रत्याशी से 90,000 से भी ज्यादा वोट से जीते थे। किशनी में सपा के ब्रजेश कठेरिया भाजपा उम्मीदवार से करीब 20,000 वोटों के अंतर से जीते थे, जबकि भोगांव में भाजपा के राम नरेश अग्निहोत्री ने सपा प्रत्याशी पर करीब 5,000 वोट की जीत दर्ज की थी। वहीं मैनपुरी सदर में भाजपा के जयवीर सिंह भदौरिया ने सपा प्रत्याशी को 6,000 वोटों के अंतर से हराया था। देखिए, आप लोगों को 2 चीजें पीछे देखनी पड़ेंगी। 2014 के चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह जी लगभग 4 लाख वोटों से विजयश्री हासिल उन्होंने की थी। लगभग 4 लाख वोट हम लोग पीछे थे उनसे। 2019 आते आते जब दूसरा चुनाव आया तो वो सिमट के उनकी जीत 90,000 के आसपास आ गई है, जो 14 से 19 के बीच में। और जो उसके बाद के जो 22 के परिणाम आए हैं उसमें हम लोग उनकी 2-2 सीटें छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सदर और भोगांव। साफ है कि मैनपुरी में सपा और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर है। ऐसे में अखिलेश कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। चाचा शिवपाल की नाराजगी खत्म कर उन्होंने पहली चुनौती तो फतेह कर ली है। अब बारी जीत के लायक वोट जुटाने की है। लेकिन भाजपा के रघुराज शाक्य का दावा है कि इस बार जनता विरासत की सियासत और वंशवाद को आगे बढ़ने नहीं देगी और सपा की डिंपल यादव की हार तय हो चुकी है। अभी हाल ही में हुए कई सारे उपचुनावों में भले ही अखिलेश यादव ने कमान अपने हाथों में नहीं ली और यही वजह है कि परिणाम पूरी तरह से विपरीत नजर आए। एक तरफ बीजेपी ने उन समाजवादी गढ़ों को छीन लिया जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जहां से विधायक सांसद जीतते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से बदली हुई हैं। नेताजी के बाद ये चुनाव हो रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये नेताजी की विरासत है और विरासत की सियासत समाजवादी पार्टी हर हाल में मैनपुरी लोकसभा सीट जीत कर करेगी। एक तरफ दावों की बहार है तो दूसरी तरफ यहाँ के आम वोटरों के मिजाज को भी समझना जरूरी है। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने यहाँ लोगों से बात की। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए उनका पूरा रिकॉर्ड डिंपल यादव सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीत रही हैं। क्यों? ऐतिहासिक कार्य, जन्मस्थली, कर्मभूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। इतने चुंगी माप से करके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो कार्य करिए जिनकी लिस्ट बहुत काफ़ी लंबी है। हम लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत उन्होंने हासिल कराई थी उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। और बीजेपी वालों का क्या है, केवल कागज कार्रवाई पूरी हो रही है। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। भाजपा कह रही है कि शिवपाल को भले अब अखिलेश अपने साथ बता रहे हों, लेकिन उनका साथ भी आत्मघाती साबित होगा। ये भी किला रहेगा। मैनपुरी पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में, उसका पहला प्रमाण ये है जो आप स्वयं देख रहे हैं कि जो चाचा को कल तक कोई भाव नहीं देते थे, अब अपने को हारता हुआ देखने के कारण ही चाचा की सड़ में जाकर के वहाँ अपना दंडवत हुए हैं। इसे साफ झलक रहा है, हार दिखाई पड़ रही है। साफ है कि भाजपा ने भी इस बार जसवंत नगर और करहल के साथ ही किशनी सीट का गणित
अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगाती है, जिससे सपा को उसी के किले में ढेर किया जा सके। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से अर्पित चतुर्वेदी के साथ नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और बात पश्चिमी यूपी की खतौली विधानसभा सीट की। यहां चुनाव प्रचार का रुख साफ इशारा दे रहा है कि इस उपचुनाव में भी ध्रुवीकरण का कार्ड यहां जमकर खेला जाएगा। विकास के मुद्दे पर भावनात्मक मुद्दे अभी से हावी हैं। बार बार कवाल कांड का जिक्र किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के 9 साल पुराने दंगों की याद दिलाई जा रही है। सपा का दावा है कि इस बार जनता भावनाओं में नहीं बहेगी, तो भाजपा कह रही है कि आम लोग दंगाइयों को बचाने वालों के जाल में नहीं फंसेंगे। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर माहौल गर्म है। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब दौर प्रचार युद्ध का है, लेकिन सवाल है, क्या खतौली में वोटिंग इस बार भी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होगी? क्या 2013 के दंगे का जिक्र इस बार भी परिणाम को प्रभावित करेगा? क्योंकि भाजपा के नेता लगातार 2013 के दंगे की याद दिला रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन रालोद कहती है मुद्दा विकास का होगा। हम सकारात्मक मुद्दे और सकारात्मक राजनीति को जीवित रख के सर्व समाज को जोड़ के संविधान को जोड़ने की बात को लेके चुनाव में जा रहे हैं और एक अभूतपूर्व समर्थन हमेशा पॉजिटिव बात को मिलने का काम होता है। और उसी बात को लेके जो विकास की कहीं ना कहीं श्रेणी में कहीं ना कहीं खतौली पिछड़ा हुआ था और एक नफरत का माहौल जो था, उसको पाट के सर्व समाज को जोड़ के एक ऐतिहासिक जीत, मुझे भरोसा है कि खतौली की जनता इस बार गठबंधन के पक्ष में देने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन लगता यही है कि इस बार भी दंगों का जिक्र जरूर होगा। इसकी एक बड़ी वजह दंगे में मारे गए गौरव की मां का चुनाव मैदान में उतरना है। हालांकि सपा कहती है चुनाव भावुकता पर नहीं होगा। जो चुनाव के मुद्दे हैं, अब जनता तंग आ चुकी है। वो इस बात को लेकर के मुजफ्फरनगर में दंगा, कवाल में बवाल, इन सब लोगों को इन मुद्दों से अब जनता ऊब चुकी है। अब वो चाहती है कि सीधा सीधा मसले की बात हो कि क्या रोजगार का मामला है, क्या बेरोजगारी को दूर करने का मसला है। यानी खतौली की लड़ाई में सीधे तौर पर भाजपा और रालोद की टक्कर है और भाजपा इस लड़ाई को बाहुबली बनाम आम महिला को बनाने की राह पर चल रही है। तभी तो मदन भैया के नाम के साथ साथ बार बार बाहुबली शब्द जोड़ा जा रहा है, जिनके बचाव में सपा नेता उतर आए हैं। अब बाहुबली और मुकदमे, इसकी अगर आप फहरिस्त देखोगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो विधायकों की अब लिस्ट है, उसमें देख लोगे कितने मुकदमे विधायकों पर हैं और कौन कौन विधायक जो हैं वो दागी हैं, और 302 और 307 और डकैती जैसे और अपहरण जैसे मुकदमे पेंडिंग हैं उन पे। तो देखो ना कि कौन कितने पानी में है। मदन भैया पिछला चुनाव हार चुके हैं। पिछले चुनाव में जिस नंद किशोर गुर्जर ने मदन भैया को हराया था, वो भी मदन भैया पर बाहुबली वाला अटैक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, सुशासन और जो क्राइम और करप्शन को जो कंट्रोल किया गया है, उससे जिस उत्तर प्रदेश के खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेत में रात को जा नहीं सकता था, वहाँ पूरी तरह रामराज है। तो जनता सुशासन को देख रही है, डेवलपमेंट को देख रही है और एक बहुत बड़ा बदलाव है। उधर खतौली में भाजपा और रालोद के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। दोनों तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरओ ने नामांकन निरस्त न करने का फैसला लिया। जैसा कि एसडीएम खतौली से हमारी बात हुई, 2 कैंडिडेट्स के पर्चों पे ऑब्जेक्शंस आए थे। उन दोनों जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे, उन्होंने इसको निस्तारित कर दिया है और कुल 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नामांकन फाइल किया था। 14 कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, माहौल और ज्यादा गर्मा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जिस भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खतौली में उपचुनाव हो रहा है, उसी विक्रम सैनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विक्रम सैनी की नियमित जमानत को मंजूर कर लिया है और सजा पर रोक लगाए जाने की मांग वाली जो याचिका है, उस पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। बेल पे आज बहस हुई तो उनको पहले इंटरिम बेल मिली हुई थी
जो कि अपील की मियाद तक के लिए होती है। तो आज उनकी अपील एडमिट हो गई है और उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर दी गई है। अब इसमें जो कन्विक्शन है उनका, उस पर आगे बहस होनी है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसके कन्विक्शन को स्टे कराया जाए, क्योंकि काफ़ी फ्लॉज हैं जो लोअर कोर्ट के जजमेंट में हैं। यानी अगर विक्रम सैनी की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रोक लग जाती है तो खतौली में हो रहे उपचुनाव पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि अभी वक्त बहुत है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात सपा और भाजपा में छिड़े पिछड़े वोट की लड़ाई की। पिछड़े वोट को लेकर पूरी समाजवादी पार्टी मुखर रहती है और भाजपा की तरफ से इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संभालते हैं। चूंकि मैनपुरी में भी पिछड़े वर्ग के वोटर की संख्या अच्छी खासी है, तो केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के बीच की जंग फिर एक बार उफान पर है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठाए, जिसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी उन पर हमलावर हो गई। केशव प्रसाद मौर्य को सपा की तरफ से सिराथू की याद दिलाते हुए चुभने वाला पलटवार किया जा रहा है। भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के बीच फिर तकरार तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के प्रचार को लेकर ऐसी बात कह दी जो सपा नेताओं को चुभ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में जो पैठ है, जनता के बीच में जो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर तक का संगठन है, वह खौफ है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को। और चाहे वो कोई भी साथ में आ जाए, लेकिन मैनपुरी लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर सिर्फ जुबानी हमला नहीं बोला, उन्होंने तो ट्विटर पर भी मैनपुरी को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जो सपा नेताओं को चुभ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, अखिलेश यादव जी, मैनपुरी में अब बूथ कब्जा और गुंडों के बूते नहीं, लोकतंत्र की ताकत से खिलेगा कमल। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से सपा अध्यक्ष की कुर्सी और माइक किसने छीना था? उस अपमान का बदला जनता साइकिल पंक्चर करके लेने को 5 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे अखिलेश पर उंगली उठाई तो समाजवादी पार्टी आग बबूला हो उठी। सपा की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को टैग करते हुए ट्वीट किया गया, महोदय, आप दलित पिछड़ा के नाम पर काला कलंक हैं। आपको ज्ञात भी है कि आपकी बिरादरी आपसे निराश है। आपकी बिरादरी वाले ये भी कहते हैं कि जो निकम्मा केशव प्रसाद मौर्य अपना अधिकार खुद न ले पाया, वो हम दलित पिछड़ों को क्या ही न्याय दिलाएगा। आप पिछड़ों में निकम्मेपन और नकारापन के प्रतीक हैं। केशव मौर्य जी जो खुद अभी हार के आए हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा हार गया हो, क्या आपको लगता है कि उसे भाषण देने की नैतिक रूप से जरूरत है? हक है उसका? दूसरी बात, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर है, पूरा क्षेत्र नेताजी का गढ़ है, नेताजी का कर्म क्षेत्र है, नेताजी ने यहाँ काम किया है। नेताजी समाजवादी पार्टी से अलग थे क्या? नेताजी ही समाजवादी पार्टी थे। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच पहले भी सियासी झड़प देखी जा चुकी है और इस बार इसका नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसकी गूंज लखनऊ से मैनपुरी तक सुनाई दे रही है। सपा की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर एक और ट्वीट हुआ, जिसमें लिखा गया, आपका कमल जब सिराथू के कीचड़ में डुबोया गया था, तब आप कहां थे? जब आपको बेइज्जत करके योगी जी ने स्टूल थमाया था, तब आपकी ये 56 इंची जुबान कहां थी? आप जैसे निकम्मे नकारे अपने हक की लड़ाई तो लड़ नहीं पाते अपने दल में, पर विपक्ष पर हमला करके भड़ास निकालते हैं। अब छोटी हरकतें करना किसी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद पर बैठे नेता के लिए शोभा नहीं देता। एफआईआर में जितने मुकदमे केशव मौर्य जी पे खुद पे हैं और उनकी सरकार में और बड़े पदों पर बैठे लोगों पर रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता जेल काट काट के आए हैं, उन लोगों के बारे में सोचें। समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता पे कोई इस तरह का मुकदमा नहीं। केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के बीच का सियासी युद्ध फिर से यूपी की राजनीति की तपिश बढ़ा रहा है और मैनपुरी चुनाव की तारीख आते आते इस युद्ध की गर्माहट और बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद रामपुर उपचुनाव की सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ गई है।
सपा सवाल कर रही है कि आखिर आजम के एक वोट को लेकर भाजपा इतने दहशत में क्यों है। सपा पूछ रही है कि अगर हम दागी हैं तो क्या आप हरिश्चंद्र हैं। पार्टी का यह भी सवाल है कि आखिर सजा याफ्ता होने की बिना पर आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो खतौली के पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी का नाम क्यों नहीं हटाया। वहीं भाजपा ने सपा को तीखा जवाब दिया है। पार्टी ने कहा है कि जो हुआ वो कानून के लिहाज से हुआ और वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे। रामपुर की सियासी जमीन कई नए बदलाव देख रही है और इन बदलावों से सियासत में तूफान उठ गया है। आजम खान के वोट देने पर पाबंदी लगी तो सपा ने भाजपा पर हमलों की बौछार कर दी। दरअसल 45 साल बाद ऐसा हो रहा है जब आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य रामपुर सदर सीट पर प्रत्याशी नहीं है, लेकिन लंबे समय के बाद ऐसा होगा जब आजम खान रामपुर में रहते हुए वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल आजम खान के वोट देने के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम पर यह नियम लागू होता है, यानी आजम ना तो अब विधायक हैं और ना ही रामपुर के वोटर। भाजपा कह रही है कि आजम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। आजम खान को आचार संहिता के मामले में 153A के तहत कार्रवाई करते हुए उनको 3 साल की सजा दी थी। हमने 11 तारीख को ही ये मांग की थी कि चूंकि सजा याफ्ता मुजरिम का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, तो हमने मांग की थी और हमने कहा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत वो नाम को काटा जाना चाहिए। तो उसी के तहत ही संभवतः ये कार्रवाई की गई है, जो कि आज इनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से वो काटा गया। यानी आजम खान अपने ही चुने गए प्रत्याशी आसिम राजा के लिए वोट नहीं कर पाएंगे। आजम पर यह फैसला कानून के तहत लागू हुआ है, लेकिन सपा कहती है भाजपा के अंदर आजम के नाम की दहशत है। भारतीय जनता पार्टी को एक आदमी से इतना डर कि वो वोट भी न डाल सके, इससे ज्यादा और कमजोरी क्या हो सकती है। तो नियमों का हवाला दे रहे हैं कि जाति है। नियम तो सब हैं, नियम पक्ष के भी हैं, नियम विपक्ष के भी हैं। रामपुर में भी 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन आजम खान लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल नहीं हो पाएंगे। उधर सपा के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब आजम खान के वोट देने का अधिकार समाप्त हो सकता है तो विक्रम सैनी पर ये नियम लागू करने में देर क्यों हो रही है। मुजफ्फरनगर में सपा नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर से रामपुर तक जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है, क्योंकि भाजपा ने अगर आजम खान की सीट पर कब्जा कर लिया तो पूरे पश्चिमी यूपी के मुसलमानों में बड़ा संदेश जाएगा और भाजपा इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, पार्टी ने संगठन के कई बड़े नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाकर रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी और कई अन्य विधायकों को भी चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और भाजपा के कई बड़े नेता रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। रामपुर यानी आजम खान का सियासी किला। भाजपा को उम्मीद है कि जैसे सपा के कई किले चुनाव दर चुनाव ध्वस्त किए गए हैं, वैसे ही इस किले में भी सेंधमारी मुमकिन है। और ये हौसला तब से ज्यादा बढ़ा है जब 5 महीने पहले ही रामपुर की लोकसभा सीट पर भगवा लहराया गया था। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। एक तरफ उपचुनाव को लेकर पूरी भाजपा समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, तो कानपुर में भाजपा के दिग्गजों के बीच ही खींचतान की खबर है। इसकी वजह है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से विकास को लेकर बुलाई गई एक बैठक। भाजपा के 3 सांसदों ने सतीश महाना की तरफ से बुलाई गई बैठक के औचित्य पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। यानी सतीश महाना और भाजपा के सांसदों के बीच की तनातनी चल रही है। एक तरफ 3 सांसदों का गुट है तो कानपुर के कई विधायक और बड़े नेता सतीश महाना के समर्थन में हैं। अब इस सियासी लड़ाई की चर्चा कानपुर से लेकर लखनऊ तक हो रही है। कानपुर में सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मकसद वैसे तो शहर के विकास की समीक्षा करना था,
लेकिन देखते ही देखते एक ऐसा बवाल खड़ा हो गया जो भाजपा के भविष्य के लिए ठीक नहीं। मुझे दो प्रकार का विरोध है। एक तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सलाहकार कमिश्नर को निर्देशित कर रहे हैं उस पत्र में कि आप ऐसी माननीय विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक बुलाइए। ये पत्र है उनका, तो उनको अधिकार नहीं है कि कमिश्नर को निर्देशित करें। एक तो आपत्ति है। दूसरे, विधानसभा अध्यक्ष का पद बड़ा सम्मानीय है, गरिमामयी पद है, उसकी मर्यादाएं हैं और मुझे लग रहा है इस बैठक में अध्यक्षता करके वो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल सतीश महाना ने विकास की समीक्षा को लेकर ये बैठक बुलाई थी, लेकिन सतीश महाना के बैठक बुलाने पर भाजपा के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे। सबसे पहले इस बैठक का विरोध किया कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने और उसके बाद कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी बैठक बुलाए जाने के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए। अब सपा के नेता भाजपा की नूरा कुश्ती पर चुभने वाला तंज कस रहे हैं। पता नहीं, तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। अब उनके यहाँ कौन प्रभावशाली ज्यादा है कौन कम हम नहीं जानते। हम लोग ये जानते हैं कि शहर में विकास की जो अपेक्षित गतिविधियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। विकास को लेकर ही तो बात हो रही है, कानपुर के सर्वांगीण विकास। सांसद जी भी चिंतित थे विकास को लेकर, पेयजल समस्या को लेकर उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। हम सारे विधायक उसमें विपक्ष के भी गए थे, क्योंकि सकारात्मक मुद्दों पर हम लोग सबके साथ हैं। राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद हो सकता है पर विकास के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। विवाद अंदर खाने नहीं है, विवाद तो सार्वजनिक हो चुका है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच लेटर वाली लड़ाई चल रही है। सत्यदेव पचौरी ने कानपुर के मंडल आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और सतीश महाना की तरफ से बुलाई गई बैठक को नियमों से परे बताया है। यानी कानपुर में भाजपा के नेता खुलेआम आपस में उलझ गए हैं। भाजपा सांसद ने मंडल आयुक्त से बैठक को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी बात तो ये थी कि भाजपा के एक और सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी शिकायती चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत भी दोनों सांसदों के समर्थन में उतर आए। यानी भाजपा के 3 सांसदों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सतीश महाना के खिलाफ चिट्ठी और उसमें भाजपा के 3 सांसदों के हस्ताक्षर, ये भाजपा के भीतर नए तूफान की आहट है। हालांकि दूसरी तरफ कानपुर के कई विधायक सतीश महाना के समर्थन में उतर आए हैं। कोई हो सकता है वो कानपुर में ना हो इसलिए ना आ पाए हो, मुझे तो ऐसा लगता है। और कि जहां विकास के सापेक्ष बात हो, हर जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। जिस बैठक का 3 सांसदों ने विरोध किया था उसमें भाजपा के कई विधायक पहुंचे, कानपुर की मेयर भी पहुंची और बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचे। अब जानकार इस लड़ाई को 2024 से पहले का शंखनाद बता रहे हैं। तो 2024 का जो इलेक्शन है तो ऐसा अभी से कयास लगाया जाने लगा है कि ये लोग शायद रिपीट ना हो, और चूंकि बीजेपी का फोकस भी यूथ का है तो हो सकता है कि किसी और को आगे बढ़ावें। तो ऐसे में दूसरी तरफ सतीश महाना का एक ये भी चल रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन ये उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण आए हैं। केसीनाथ त्रिपाठी का ही उदाहरण ले लो, विधानसभा के सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा, करीब 8 वर्ष का रहा उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने उसके बाद सक्रिय राजनीति में भाग लिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुए, बाद में गवर्नर बनाए गए, सब कुछ होता रहा। माना जा रहा है कि सतीश महाना और अभिजीत सिंह सांगा की नजर अकबरपुर संसदीय सीट पर है। उधर दूसरी तरफ सत्यदेव पचौरी की कोशिश भी इसी तरफ इशारा करती है, यानी सब एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मैंने इस बैठक को मीटिंग करी थी, सारे माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित थे। किसी कारण से हो सकता है कोई व्यस्तता के कारण ना आया हो। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, कभी कभी मैंने अकेले भी मीटिंग करी है, कोई भी नहीं आया तो, लेकिन मेरा उद्देश्य कानपुर महानगर की जो जिम्मेवारी है, जो कानपुर जिस समय जितने बड़े पद होते हैं उतनी ज़्यादा जनता को अपेक्षाएं होती हैं और उम्मीदें होती हैं, उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। और जिस समय संवेदनशील सरकार होती है जो आज है, और जिस समय अधिकारी काम करने वाले थे, तो उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गोलबंदी तेज है। हर नेता अपने करीबी को टिकट दिलाना चाहता है और कानपुर में उपजा भाजपा का ये विवाद इसी का नतीजा माना जा रहा है।
एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।